हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक बार कुछ बेसिक टर्म्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ऐसे पेयर्स ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको ये आइसोटोप और आइसोबार दोनों में ध्यान रखना है कि किस में सेम एटॉमिक नंबर होगा और किस में सेम मास नंबर होगा। अब किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है? हमारा मास होता है किसी भी एलिमेंट के, और ये जो नीचे होता है ये क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखो, आपको दो पेयर्स दिए हैं एलिमेंट के और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन है। तो देखो, फर्स्ट जो पेयर दिया है आपको उसमें दोनों का ही मास नंबर सेम है। तो जब मास नंबर सेम होता है तो वो पेयर क्या बन जाता है? आइसोबार। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी कट हो जाएगा। अब सेकंड पेयर चेक करते हैं। सेकंड पेयर में देखो, जो सिलिकॉन दिया है और जो सल्फर दिया है, दोनों के ही एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। एक का 14 है और एक का 16 है, सिलिकॉन और सल्फर। और दोनों का मास नंबर भी डिफरेंट है, 30 और 32। तो अब हम क्या कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मास नंबर क्या है सिलिकॉन का? 30 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। अब सल्फर के लिए चेक करते हैं न्यूट्रॉन्स। तो सल्फर के लिए जो न्यूट्रॉन्स मास नंबर है वो क्या है? 32 और एटॉमिक नंबर क्या है? 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 16। तो ये क्या हो गया? दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये पेयर्स क्या हो जाएगा भाई? आइसोटॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार और आइसोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपको दो एलिमेंट्स दिए हैं और पूछा है कि ये पेयर कौन सा पेयर बन रहा है? आइसोटॉप है, आइसोटॉन्स है, आइसोबार है, क्या है? तो देखो, दोनों का ही मास नंबर सेम है। तो जब मास नंबर सेम होता है तो वो पेयर क्या बनाते हैं? आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, आपको ऑक्सीजन गैस दी है, O2 दिया है और O3 दिया है। तो ये दोनों पूछा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो ये दोनों क्या होते हैं भाई? एलोट्रोप्स होते हैं। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं बट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, दोनों में जो एटम्स है दोनों किससे मिलके बने हैं? ऑक्सीजन एटम से। बट दोनों जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक O2 की फॉर्म में और एक O3 की फॉर्म में है। और इनकी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होंगी? डिफरेंट बनेंगी, क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। तो ध्यान रखना है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं बट सेम एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन है। तो कार्बन की अगर हम एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। तो दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अलग तरह से एग्जिस्ट करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। एन आइसोबार ऑफ, यहाँ पर कैल्शियम का आइसोबार पूछा है। तो आइसोबार क्या होते हैं? जिनमें मास नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किसका मास नंबर 40 ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आर्गन है उसका मास क्या है? सेम 40 ही दिया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स कौन होते हैं भाई? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन। हीलियम आयन की हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है आर है, आर इज इक्वल टू में 52.9 एन स्क्वेयर अपॉन में जेड। ये पिकोमीटर में फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसने किस में पूछी है हमें? रेडियस पिकोमीटर में ही पूछी है। तो अब देखो, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ शेल, यानी कि वो वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2। बट यहाँ पर हीलियम आयन है तो हीलियम आयन क्या होगा? 1s1। तो इसके लिए फर्स्ट शेल ही है, यानी कि एन की वैल्यू तो 1 हो गई। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 52.9। एन के प्लेस पे क्या पुट किया हमने? 1। तो 1 का स्क्वायर अपॉन में जेड के प्लेस पे क्या पुट किया? 2।
तो जब इसे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26.5 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन। लैटिस एनर्जी पूछी है कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? चार्ज ऑन द आयन ओनली, साइज ऑफ द आयन ओनली, चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, और पैकिंग ऑफ इट्स आयन ओनली। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब पहले एक बार देखते हैं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आइसोलेटेड आयन। क्या है? आयनिक कंपाउंड जो भी होता है, जैसे NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसके 1 मोल को ब्रेक करके इसके आयंस में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है ना, जो एनर्जी यूज़ होती है इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, वही क्या होती है? वही क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है। और लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है भाई? चार्ज पे और साइज ऑफ द आयन पे। और लैटिस एनर्जी जो चार्ज पे होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि चार्ज पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइज़ पे क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना छोटा साइज़ होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो, जितना छोटा साइज़ होगा आयंस का, उन्होंने उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होगा। अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा तो इसका मतलब क्या है? उनको बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी। तो इसी का मतलब क्या है कि जितनी कम साइज़ होगी आयंस की, उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी लगेगी। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस पे, जैसे मान लो अब एक सोडियम आयन है और एक मैग्नीशियम आयन है। तो मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg+2 हो गया, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होने की वजह से क्या है? जो अट्रैक्शन फ़ोर्स होगा, जो न्यूक्लियर फ़ोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बनेगा, न्यूक्लियस फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांग अट्रैक्ट करके रखेगा, तो यानी कि बॉन्ड्स को ब्रेक करना क्या है? डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, और जितना छोटे साइज़ का आयन उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल बताया था पॉलिंग ने। तो वो किसके बेसिस पे था? वो क्या प्रिडिक्शन देते थे, क्या बताते थे मॉलिक्यूल्स के बारे में? पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन इट्स। ये पूछा है कि कोई न्यूट्रल एटम है और वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? उसका वेट इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, या फिर उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, या फिर साइज डिक्रीज होगा? तो देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक सोडियम आयन आ गया, सॉरी, सोडियम एक एलिमेंट है, एटम है, और एक उसका कैटायन आ गया। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम हो गया और ये क्या हो गया? इसका कैटायन बन गया। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 11, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, और जो इसकी आयन की बनेगी वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आयन की क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर देखो, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है? टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। भाई, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वहाँ वो कहाँ पर है भाई? 11 इलेक्ट्रॉन्स पे है। बट इन केस ऑफ सोडियम आयन, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे है? 10 इलेक्ट्रॉन्स पे है। तो यहाँ पर जो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज है इन केस ऑफ आयन, वो क्या हो गया? बढ़ गया एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। तो अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया पर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रांगली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइज उनका छोटा। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन आर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन मुलिकन स्केल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो मुलिकन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। वो क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ हमें दी हुई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है भाई? 13 है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 है, और इसको डिवाइड करेंगे 5.6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 17 अपॉन में 5.6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज। पहले एक बार हम इन्हें सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये ग्रुप 17 है और ये इनके ग्रुप का नाम क्या होता है? हैलोजेंस होता है। और इनका जो साइज़ होता है ग्रुप में, एलिमेंट्स का साइज़, एटम का साइज़ डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? कि वैलेंस शेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है, इसलिए इनका डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो भी क्या होती रहती है? कम होती रहती है, डिक्रीज़ होती है। क्योंकि देखो जितना छोटा साइज़ होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना बड़ा साइज़ होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि डाउन द ग्रुप आ रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है ना। तो यानी कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी भई? यानी कि उसके ऊपर कम इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। उसको उतना अच्छे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है भई? डिक्रीज़ होती है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनना चाहिए? वो होना चाहिए यानी कि जितना ज़्यादा साइज़ उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या है भई? सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस होता है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? देखो फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2s2 2p5, यानी कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। और जो ये क्लोरीन का केस है, क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 3s2 3p5, यानी कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड शेल में आएगा। तो अब होगा क्या? ये जैसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गई और ये सेकंड शेल हो गई। ये फ्लोरीन का केस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है भई? 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एक और इलेक्ट्रॉन आना है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा हो गया और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए यहाँ पर क्या है? जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, उसके साथ-साथ यहाँ पर ये क्या है? जो ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में, ये क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन फ़ोर्स भी लगा रहे होंगे। तो इसी रिपल्शन फ़ोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना ईज़िली आ नहीं पाएगा। तो इसलिए इन केस ऑफ फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा? थर्ड शेल में एंटर होगा। तो थर्ड शेल का साइज़ क्या है भई? थोड़ा बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जो आ रहा है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? ईज़िली यहाँ पर एंटर हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा? क्लोरीन क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर लास्ट में आयोडीन आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा हैलोजेंस में एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज़। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भई? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसने क्या पूछा है कि जो नाइट्रोजन की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका रीज़न पूछा है। तो देखो जो नाइट्रोजन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 1s2 2s2 2p3। अब p ऑर्बिटल हमने पढ़े थे कि p ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। तो 2p3 में यानी कि एक-एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2p4। तो यानी कि p ऑर्बिटल ये हो गए, तो पहले क्या होंगे? एक-एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पर है? p3 में, यानी कि p3 और p3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या बना रहा है? हाफ फ़िल्ड बना रहा है और ये हमें पता है कि जो हाफ फ़िल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हाफ फ़िल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और जो फुल फ़िल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेज़ेंट है किसमें है अभी प्रेज़ेंट? हाफ फ़िल्ड p ऑर्बिटल में। और यहाँ पर ये क्या है? हाफ फ़िल्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? स्टेबल। तो यानी कि इस केस में ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पर ड्यू टू द हाफ फ़िल्ड इलेक्ट्रॉन इतना आराम से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसके p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं भई? हाफ फ़िल्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड इज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता करने हैं फोर्थ पीरियड में। तो देखो जो फोर्थ पीरियड होता है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और हमने मैजिक नंबर्स पढ़े थे, क्या होते हैं वो? 2 8 8 18 18 32 32।
तो यहीं पे देख लो, इन्हीं से हम पता कर सकते हैं कि क्या 4th पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएँगे। तो जब n 1 होता है, जब n की वैल्यू 1 होती है, यानी कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। ये सेकंड पीरियड के लिए होगा, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए। तो 4th पीरियड के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में जो एसिडिक नेचर्स होता है ऑक्साइड्स का, वो कैसे वेरी करता है? भाई इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, या डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, या फिर डिक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, या फिर सेम रहता है पीरियड में और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो देखो एसिडिक नेचर हम किसके बेसिस पे बताएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम देखेंगे कि एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो साइज होता है वो क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे होते हैं? सेम शेल में जा रहे होते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है? इंक्रीज होता रहता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो भी कैसे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो वो क्या होती है? यानी कि जितना छोटा साइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि खुद की साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती रहेगी? ज़्यादा। देखो भाई जैसे ये 2 एटम्स हैं और इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यानी कि जितना छोटा ये बॉन्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा। तो इसीलिए हमने क्या बोला है? जितना छोटा साइज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होता रहता है? उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम एसिडिक नेचर देखेंगे तो वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है। एक बार हम डाउन द ग्रुप का केस और डिस्कस करते हैं। देखो डाउन द ग्रुप जब पीरियोडिक टेबल में आते हैं, डाउन द ग्रुप जब पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो जो साइज़ होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स, डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो क्या होती रहती है? इंक्रीज़ होती रहती है। तो यानी कि न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल होती है वो क्या हो गई? दूर होती जाती है। जैसे इन केस ऑफ लिथियम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है भाई? सेकंड शेल में होता है। इन केस ऑफ सोडियम जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है? 3s में होता है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो ये जो n की वैल्यू है, यानी कि वैलेंस शेल की जो वैल्यू है ये क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है नंबर ऑफ शेल्स। तो न्यूक्लियस से जो अब वैलेंस शेल की डिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब साइज़ जितना हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी उसकी? कम। तो यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एसिडिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेट्स इज। यहाँ पर क्या पूछा है? पहले जितने भी एलिमेंट्स के पेयर दिए हैं हम इन्हें पीरियोडिक टेबल में ये कैसे होते हैं उसके बेसिस पे रख लेते हैं। और जो म्यूचुअल रिलेशनशिप ये होता है ये क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो देखो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है और ये क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो अब जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो क्या कहता है कि डायगोनली सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या एक सिमिलरिटी शो करते हैं, एक रिलेशनशिप शो करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये क्या होता है कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सिमिलर होती है अकॉर्डिंग टू द डायगोनल रिलेशनशिप। तो यानी कि लिथियम का जो साइज़ होता है वो अप्रोक्सीमेटली मैग्नीशियम के इक्वल होता है। ऐसी तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या रहती है? सिमिलर रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो डिफरेंट पेयर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बेरिलियम और एल्युमिनियम डायगोनल पेयर है, ठीक है। बोरॉन और सिलिकॉन भी डायगोनल पेयर है। लिथियम और मैग्नीशियम भी डायगोनल पेयर है। बट देखो ध्यान से, जो लिथियम और सोडियम है ये क्या है? सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये कोई डायगोनल पीरियड नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन्स, मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन्स, सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछा है कि क्या होगा।
तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या है देखो, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अब ये कैसे होता है देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ये एस ऑर्बिट, ये इधर क्या आ गया न्यूक्लियस के पास, एस ऑर्बिटल, फिर ये पी ऑर्बिटल, फिर ये डी और ये एफ। तो सपोज अगर यहाँ पर एफ आउटर मोस्ट शेल है, एफ क्या है, आउटर मोस्ट शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये पूछा है कि यहाँ पर ये जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ये कितना चार्ज को, कितना न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखो ये जो एस है, पी है और ये डी है, ये किसका काम कर रहे होंगे, शील्डिंग का, यानी कि एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन पे जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए ना, एक्चुअल में उतना नहीं लग पा रहा है। ठीक है, रियल में जितना इस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, वहाँ तक ये उतना नहीं पहुँच पा रहा है। एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, कम ही होता है। जैसे देखो अगर किसी एक बड़े से रूम में एक लाइट लगी है, ठीक है, तो उस लाइट की जो रोशनी है पूरे रूम में जा रही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे कर्टेन लगा दें एक कोई, तो क्या होगा, इस कर्टेन के पीछे जो लाइट की रोशनी है वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर एक और कर्टेन लगा दिया तो क्या होगा, जो लाइट होगा इफेक्ट इस वाले रीजन में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा। इसमें क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में कम, और फिर जो और आगे वाला रीजन है उसमें क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि जो भी आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उसके ऊपर जो न्यूक्लियर इफेक्ट डाल रहा होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए रियल में, उससे वो क्या करता है, कम करता है। रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब यहाँ पर क्या पूछा है, डी के लिए पूछा है कि डी के लिए पी के इक्वल होगा या फिर पी से ज़्यादा होगा या फिर सेम होगा या फिर लेस होगा। तो ये क्या होता है, देखो डी के लिए पूछा है तो डी से पहले क्या है, पी है। तो यानी कि इसके कंपैरिजन में जो डी के अंदर, जब डी के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे दो दो स्क्रीन का काम कौन कर रहा है, एक एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और एक पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, डी में पी से कम ही आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है देखो, ये अट्रैक्शन फोर्स तो शो कर ही रहा होगा, न्यूक्लियर जो है इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अंदर अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये रिपल्शन भी शो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से रियल से जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।